हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब एक्सपी पे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और एक लेके आया हूं एक और वैकेंसी जिसका नाम है भाई आई है केंद्रीय विद्यालय संगठन से, जिसको आप केवीएस के नाम से भी जानते हैं। ठीक। तो जितने भी टीचर्स हैं जिनको टीचर बनने का शौक मतलब है, हॉबी है, टीचिंग करने का हॉबी है और एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं टीचिंग में और एक सिक्योर जॉब होनी सिक्योर जॉब चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छी जॉब कही जाती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको प्रोवाइड करता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी जॉबें आई हैं और कौन सी जॉबें आप भर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। तो इसमें क्या है, कुछ टीचिंग की जॉब है जो पीजीटी आप लोग करते हो, ठीक, उसकी हैं, और कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ की भी हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहले है, एक है असिस्टेंट कमिश्नर की। तो पहली पोस्ट आती है असिस्टेंट कमिश्नर की। अगर आप बहुत साल से टीचिंग में हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रखा है, तो आपके लिए ये वैकेंसी बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगी। जैसे में आपको जनरल 28 सीटें हैं, जिसमें ओबीसी है भाई 14 और एससी 7 सीटें हैं, एसटी आपकी हैं 3 और टोटल हैं 52 सीटें। ठीक। ये है असिस्टेंट कमिश्नर की। आप प्रिंसिपल का पद भी आया है इसमें। तो प्रिंसिपल का पद है, इसमें जनरल में है 123, ओबीसी है 64, एससी है 35, एसटी है 17, टोटल है 239। ठीक। ओएच एचएच, ठीक, ये क्या है, फिजिकल डिसेबिलिटी की सीटें हैं। वो आपको नीचे बता देंगे कौन से ये जो ओएच है किसको डिनोट कर रहा है। ठीक। जैसे वीएच आपको करता है विजुअली हैंडीकैप, यानी आंखों में दिक्कत जिसके होती है, तो उसे जो विजुअली मतलब दिव्यांगजन होते हैं जिनकी आंखों में दिक्कत होती है उसे वीएच कहते हैं। ठीक। एचएच भी इसी तरह कोई कोड है। चलिए, अब प्रिंसिपल की पोस्ट आई है, एक वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट आई है, जिसमें आपको जनरल 104 है, ओबीसी 54 है, एससी 30 है, एसटी 15 है, टोटल 203 है और ओएच 2 है, वीएच 3 है और एचएच 2 है। ठीक। अब सबसे बड़ी टीचर्स के लिए आई है पीजीटी, जिन्होंने बीएड करके पीजीटी कर रखा है, बीएड भी कर रखा है, उनके लिए बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। जैसा कि सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, यानी बायोटेक भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कंसर्न वैकेंसी, अगर आप इसको देख रहे हैं, थोड़ा सा हॉल्ट लगाइए, 2 मिनट का पॉज करिए और सारी वैकेंसियों को देख लीजिए आप किस फील्ड में क्या है आपका। ठीक है, आपको इसमें ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। ठीक। अब ये क्या था, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का था, जिनको आप पीजीटी कह सकते हैं, कहते हैं। और एक आता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी। ठीक। अब इसमें है, इसमें भी आपको हिंदी है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, तीसरा संस्कृत है। संस्कृत बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही, अगर जिन्होंने संस्कृत लेके ग्रेजुएशन किया है उनके लिए, या फिर किया है संस्कृत लेके, उसके लिए आज भाग्य खुल गए। ठीक। तो क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, सोशल स्टडीज है, मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगी, साइंस और पी एंड एच ई, और आर्ट एजुकेशन और डब्ल्यू ई। अब इसमें टोटल वैकेंसियां मैं बताता चलूं आपको, 1305 है जनरल की, ओबीसी 854 है, एससी है 471, एसटी है 233, ईडब्ल्यूएस है 313 और टोटल है 3176। ठीक। आप थोड़ा सा इसको पॉज करके, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, देख लीजिए। ठीक, किसमें कितनी वैकेंसी है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आगे। अब लाइब्रेरियन की, जिन्होंने लाइब्रेरी का डिप्लोमा या कोर्स किया हुआ है, उसके लिए भी बहुत सही वैकेंसी आई है, जिसको आप जनरल में 146 है, ओबीसी 95 है, एससी में 53 आपको सीटें देखने को मिलेंगी, एसटी आपको 26 मिलेगा, ईडब्ल्यूएस 35 मिलेगा। टोटल कितनी है, 355 सीटें आपको देखने को मिलेगी। जो कहते थे भाई म्यूजिक में करियर नहीं है, ठीक, जिनको म्यूजिक पैशन था, हॉबी था, उन्होंने पढ़ाई भी करी है म्यूजिक को लेके, ठीक, तो उनके लिए एक सिक्योर जॉब, जो लोग ताना मारते थे कि म्यूजिक से क्या होगा, ये होता है। ठीक। तो आप क्या है, जनरल में आपकी आई है 124, ओबीसी की आई है 81
और SC है 46 और ST है 22। EWS में आपको 30 सीटें देखने को मिलेंगी। बाकी OH, VH और HH में आपको 10 सीटें देखने को मिलेंगी। ये हमारे दिव्यांगजन लोगों के लिए है जो आरक्षित है, 5-5 सीटें। ठीक। फाइनेंस ऑफिसर भाई 4 सीटें देखने को मिलेंगी ओबीसी सॉरी जनरल में, और उसी तरह एक एक आपको ओबीसी SC ST में देखने को मिलेगी। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एक पोस्ट है, वो सिर्फ SC के लिए रिजर्व है। ठीक। ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO आपको कितने इसमें दिखने को मिलेगा 65 जनरल में, NCL में यानी ओबीसी। अब ये NCL जब लिखा जा रहा है ना, तो यहाँ नॉन क्रीमी लेयर की बात हो रही है। ओबीसी 2 टाइप के होते हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। वो किस पे होती है? एनुअल, जितना उनका पिताजी के इनकम के हिसाब से उसे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक। जो क्रीमी लेयर होते हैं वो जनरल में भरेंगे, नॉन क्रीमी लेयर के लिए ओबीसी का रिजर्वेशन होगा। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपने ओबीसी NCL में भर दिया और आपकी आय अच्छी है, ठीक, अपने पिताजी की आय अगर अच्छी है, तो आप जनरल में ट्रीट कर लिए जाओगे, आपका यहाँ से कैंसिलेशन भी हो सकता है। तो आप कृपया करके NCL और CL को डिफाइन कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक। हिंदी ट्रांसलेटर वैकेंसी आपको जनरल में दिखेंगी 7, ओबीसी होगी 2 और SC 1 है। ST में इसमें कोई वैकेंसी नहीं। EWS में आपको 1 देखने को मिलेगी। टोटल है 11। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट आया है, SSA कह सकता हूं मैं, अगर ये भी बहुत सही वैकेंसी है। ठीक है। अब इसमें जनरल में कितनी है? 132 सीटें हैं, ओबीसी 86 है, SC 48 है और ST 24 है, EWS 32 है, और टोटल कितनी सीटें हैं? 322। जूनियर असिस्टेंट देखने को मिलेगा। ये सीनियर होते हैं, ये जूनियर होते हैं, मतलब जो 12th पास है वो इसमें भर सकता है, उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए होगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे किस पोस्ट के लिए क्या क्या अर्हताएं यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक। फॉर्म की फीस के बारे में पता करेंगे, क्या है फॉर्म की फीस और कैसे फॉर्म भरना है। ठीक। जूनियर असिस्टेंट है, जनरल में है, इसको 286 सीट, ओबीसी है 189, SC है 105, ST है 52, EWS है 70। टोटल आपको 702 सीटें देखने को मिलेंगी। स्टेनोग्राफर है, आप टाइपिंग स्टेनोग्राफी में आपने महारत हासिल कर रखी है, तो ये पोस्ट जाने मत देना, बहुत अच्छी पोस्टें हैं। तो आप कहां से? जनरल है, इसमें 23, ओबीसी है 14, SC है 8, ST है 4, EWS है 5। टोटल कितनी है? 54। अब मैं अपना जो मैंने कहा था VH मतलब जिनके ऊपर विजुअली हैंडीकैप यानी विजुअली देखने में असमर्थ होते हैं उनके लिए लिखा था। ठीक। तो वह ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप था। इसी तरह आप देख लेंगे। अब आता है भाई, असिस्टेंट कमिश्नर तो बनना है, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन भी चाहिए होंगी। ठीक। तो अब इसमें क्या है? पहला है एकेडमिक में मास्टर डिग्री होना चाहिए आपको, यूनिवर्सिटी 45%। ठीक। मिनिमम आप 45% के नंबर के साथ मास्टर डिग्री करे हुए हो। बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री आपके धारण कर रखी हो। एक्सपीरियंस यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर करेगा। पर्सन, ठीक, प्रिंसिपल इन द अब इसको क्या है, जिसने प्रिंसिपल का पद धारण किया हो वो इसके लिए सबसे ज्यादा वो है। ठीक। विथ एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक। प्रिंसिपल के पद पे वो 3 साल कार्यरत रह चुका हो। ठीक। पे स्केल की बात नहीं करेंगे, वो आप देख रहे हैं। ठीक। अब भाई प्रिंसिपल की बात कर लें तो एज लिमिट है मिनिमम 35 ईयर, यहाँ पे भी मैक्सिमम 50 साल है। ठीक। मैक्सिमम 50 साल है। लेवल है 12 पे स्केल का और एज लिमिट है 50 साल। प्रिंसिपल के पद के लिए भाई पे लेवल होगा 12, एज लिमिट होगी 35 साल। मिनिमम 35 साल आप होने चाहिए और मैक्सिमम 50, यानी 35 के ऊपर 50 के नीचे, तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक। एसेंशियल एकेडमिक्स है मास्टर डिग्री 45% और बीएड और इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री। ठीक। अब इसमें बहुत सारी चीजें पूछ ली गई हैं। ठीक। तो आप देख लेंगे। फिर आएगा वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल में क्या है? आपका पे स्केल है 10 और एज लिमिट है मिनिमम 35 ईयर से मैक्सिमम 45 साल। इसेंशियल एकेडमिक वही दोनों है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 45% और
45% से कम नहीं होने चाहिए और बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसमें भी वही है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। सेंट्रल या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में आप वाइस प्रेसिडेंट के पद पे रहे हो 6 साल का, या फिर ये ना हो तो 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है पीजीटी और लेक्चरार्स के लिए, ठीक। या फिर आप 10 साल से कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज पीजीटी और लेक्चरार टीजीटी इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में हो या सेंट्रल स्टेट में या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया हो, ठीक। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या वेरी करेगा? एक्सपीरियंस। पीजीटी टीचर्स के लिए अपर एज लिमिट है 40 साल। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द सब्जेक्ट कंसर्न, और मास्टर डिग्री आपने इन सभी की पास करी हो, ठीक। किनकी किनकी फिर से बता दूं, इंग्लिश में आप मास्टर्स करे हो, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब मास्टर्स ही होता है। हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स। पीजीटी मैथमेटिक्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में आपने बोटानी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि करे हो, ठीक। पीजीटी हिस्ट्री और पीजीटी ज्योग्राफी। बी है बीएड भाई करना जरूरी है और प्रोफिशिएंसी, ठीक है, टीचिंग की हिंदी या इंग्लिश में दोनों में होनी चाहिए, ठीक। कोई भी मतलब आपको हिंदी में पढ़ाना हो तो हिंदी में भी आप प्रोफिशिएंट हो, और इंग्लिश में पढ़ाना हो तो इंग्लिश में आप प्रोफिशिएंट हो। पीजीटी कंप्यूटर साइंस वालों सबसे बढ़िया यार आईटी। हम्म बीटेक करे हो या बी या बैचलर ऑफ इंजीनियर बीटेक करे हो आईटी से, तो 50% नंबर आपके लिए, फॉर्म आप भर सकते हो इसको, ठीक। लेकिन आप तब तक प्रमोशन नहीं होगा जब तक आप बीएड डिग्री यानी बीएड नहीं कर लोगे। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी में भी यही है, जिसने बायोटेक किया हुआ है वो फॉर्म भर सकता है, मास्टर्स किया हो, ठीक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 50% से कम नहीं होना चाहिए उसका ग्रेजुएशन या वो। फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन बीएड, जिन्होंने बीएड नहीं किया है और टीचिंग के लाइन में आना चाहते हैं उनको बीएड करना पड़ेगा। ट्रेन टीचर्स के लिए टीजीटी, इनके लिए क्या है? अपर एज लिमिट है 35 साल, ठीक। क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द 1 to 6 क्या है? 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एनसीईआरटी द्वारा 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर किया हो उन्होंने, ठीक। और 50% के ऊपर नंबर लाए हो, नीचे नहीं, 50% के ऊपर, या फिर बैचलर डिग्री लिया हो 50% के ऊपर नंबर लेके, ठीक। अब क्या है इसमें? इंग्लिश होगा। अब इंग्लिश में भी क्या? ग्रेजुएशन इंग्लिश में 3 साल होना चाहिए। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years, ठीक। हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years, ठीक। सोशल स्टडीज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक। टीजीटी साइंस है बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। संस्कृत में संस्कृत, भाई 3 साल तुमने संस्कृत ही पढ़ा हो, समझ रहे हो? मतलब जब हम टीजीटी की बात कर रहे हैं इसकी, ठीक, तो इसमें क्या है? आपने तीनों साल वही सब्जेक्ट पढ़ा होना अनिवार्य है, बीएड करना अनिवार्य है, और सीटेट जो अभी होने वाला है दिसंबर के लिए, ठीक, वो भी आपने पास किया हो। अब आता है फिजिकल एजुकेशन का, ठीक। फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ का, ठीक, वो भी इसी तरह है। बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट, 5 years रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर और ग्राफिक आर्ट। अब आते हैं लाइब्रेरियन का, सबसे इंपॉर्टेंट। अधिकतर लोग तो क्या, टीचर्स को छोड़ के सबसे ज्यादा कहाँ पे आएंगे? लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन में भैया बैचलर डिग्री करी हो आपने लाइब्रेरी साइंस में, या ग्रेजुएट विद 1 year डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक। बैचलर डिग्री हो या 1 year डिप्लोमा जो होता है 1 साल का, वो आपने किया हो किसी इंस्टीट्यूट से, तो भी आप ये फॉर्म भरने के काबिल हैं। अब इसमें प्राइमरी टीचर म्यूजिक में आपने इसेंशियल क्या था? सीनियर सेकेंडरी स्कूल से भैया 50% के ऊपर आपने पास किया हो, ठीक, सबसे बड़ी बात। और डिग्री इन और इट्स इक्विवेलेंट एंड बैचलर डिग्री इन म्यूजिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक। आपने म्यूजिक की पढ़ाई करी हो, डिग्री की हो, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। फाइनेंस, फाइनेंस की बात हुई है तो कॉमर्स की ना बात हो तो बेकार है।
तो बीकॉम आपने अगर 50% से ज्यादा नंबरों से किया है और 4 साल का आपको एक्सपीरियंस है ऑडिट या अकाउंट में, तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर आपने ये भी नहीं किया है तो एमकॉम, अगर बीकॉम के बाद आप एमकॉम किए हुए हैं और 50% नंबर हैं आपके के ऊपर हैं, ठीक, 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है ऑडिट एंड अकाउंट पे, अब इस तरह, या फिर सीए के इंटर्न हो या आईसीडब्ल्यूए जो चार्टेड अकाउंटेंट्स वाले होते हैं उनका, या फिर आपने एमबीए फाइनेंस किया है या पीजी डीएमबी डीएम फाइनेंस किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तब ये आप फॉर्म भर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल है, एक पोस्ट है, ठीक, देख लेना। सिविल इंजीनियर में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, डिजाइन और इंजीनियरिंग का, ठीक। एएसओ के लिए हम बात करें तो मैक्सिमम एज है भाई 35 ईयर्स। असिस्टेंट ग्रेजुएट विद 3 साल का एक्सपीरियंस इन यूडीसी, ठीक, जो भी फॉर्म भरेगा, ठीक, यूडीसी होना चाहिए भाई साहब, उसको पहले से ही वो जॉब में हो, मैक्सिमम चीज है, ठीक, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडीज में, ठीक, यूडीसी होना चाहिए। अब यूडीसी का फुल फॉर्म है अपर डिवीजन क्लर्क, होना चाहिए, ठीक। अब पहले ही वो सेंट्रल या स्टेट या ऑटोनॉमस बॉडी या पीएसयू में हो, भाई देखो पहले ही नौकरी कर रहा हूँ तब आए, है ना। अब भैया ट्रांसलेटर की बात करें तो इसकी एज लिमिट है 35, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, कंपलसरी है वो, ठीक, सबसे बड़ा ये। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट लेवल 4 की जॉब है, एज लिमिट है मैक्सिमम 30 साल, ठीक। इस सीनियर है तो भाई ग्रेजुएट होना पड़ेगा। सीनियर का मतलब जब भी आप बनेंगे जूनियर 12th वालों को और सीनियर ग्रेजुएट वालों को, ठीक। तो अब ये सीनियर है तो ग्रेजुएट होना पड़ेगा, होना ही है। और एक्सपीरियंस क्या मांगा है, 3 साल का एलडीसी का, लोअर डिविजनल क्लर्क का, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में, या फिर आपने काम किया हो स्टेट गवर्नमेंट में काम किया हो या ऑटोनॉमस बॉडी या पीएसयू में काम किया हो, ठीक। तो क्या होगा, तब आप सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का फॉर्म डालने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीटअप करेंगे। स्टेनोग्राफर का मैक्सिमम एज है भाई 27 ईयर्स और स्टेनोग्राफर ग्रेड 12th पास होना चाहिए। डिक्टेशन 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम है 27 साल, क्लास 12वीं पास होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 इन इंग्लिश और 30 इन हिंदी, ठीक। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एज रिलैक्सेशन सबसे पहले एससी एसटी को 5 साल का मिलता है, ओबीसी को 3 साल का मिलता है और वुमेन को, ठीक, ऑल कैटेगरीज को टीचिंग का 10 साल का मिलता है। केवीएस एम्प्लॉय कितनी भी साल के फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। ठीक, अब भैया जितनी भी कट ऑफ डेट है, ठीक, ये देख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज मिलेगी आपको। दो तीन चीजें ही इंपॉर्टेंट होती हैं, एक पोस्ट होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, दूसरा जो भाई अपर एज लिमिट वाले हैं, ठीक, कि यार फॉर्म भर सकते हैं कि हम अपर एज नहीं हो गए, कि लो 30 साल के ऊपर तो नहीं हो गए, वो प्री डिटरमाइंड कहाँ से होगा, वो यहाँ से होगा, ठीक। 26/12/2022 सबसे बड़ा चीज ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 26/12/2022 में आप कितने साल के हैं, वो मैटर करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेसिडेंस वीकर सेक्शन का देख लेना भाई, क्योंकि आपको पता है इसमें क्या, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट विल शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द, पहले होगा रिटन टेस्ट, ठीक, रिटन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, स्किल टेस्ट होता है, जिस कैटेगरी के लिए आपने फॉर्म भरा है उस हिसाब से आपका होगा। आपने अगर कमिश्नर के लिए भरा है तो आपका भाई रिटन के साथ इंटरव्यू भी होगा, ठीक। अगर आपने एलडीसी के लिए भरा है, यानी सेक्रेटेरिएट जूनियर असिस्टेंट के लिए भरा है, तो आपका एग्जाम देने के बाद आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक। अब इसमें ये चीज है, सबसे पहले जो फॉर्म भरेगा वो सबसे पास मिलेगा, लेकिन ये कुछ हिसाब से दिया गया है कि आप कहाँ कहाँ भर सकते हैं, अपने घर के पास कौन सा आपका सिटी है, ठीक। अब आइए देखते हैं हाउ टू अप्लाई। आप इसमें जाएंगे केवीएस संगठन .nic में, ठीक, फिर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू, ठीक, मोबाइल नंबर से आप क्रेडेंशियल से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक। और अब सबसे बड़ा चीज, भैया फीस कितनी देनी है, हम्म
सबसे बड़ी चीज यहाँ पे यही आती है, फीस कितनी देनी है। सबसे बड़ी फीस क्या है, असिस्टेंट कमिश्नर भाई 2300 रुपए प्रति। हम्म, आइए आपका स्वागत करते हैं आज। आइए आइए आइए, स्वागत करते हैं अपने ज्योग्राफी वाले सर का। कुछ वो भी आपको ज्ञान दें। मैं तो ज्ञान दे ही रहा हूँ, है ना। कम से कम वो भी थोड़ा ज्ञान देते। तो कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी लोग कैसे हैं जल्दी बताइए। अभी सर जो बता रहे थे आपका असिस्टेंट कमिश्नर का, इसका कितना है आपका 2300 है। इसके अलावा जो प्रिंसिपल का है वो भी आपका 2300 है। वाइस प्रिंसिपल ये भी 2300 है। यानी कि जितने भी अच्छे पोस्ट है वहां पे भी ज्यादा है। उसके बाद आप नीचे जैसे चले आएंगे, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, ये सारे कितने हैं आपके 1500 है। और जो आपका फिर असिस्टेंट वाले जो पोस्ट आ जा रहे हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड का है और जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का है, ये सारे आपके 1200 रुपया आपको इसके लिए पे करने पड़ेंगे। ठीक है। तो और इसमें क्या क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट, ये सब चीजें सर ने पहले ही बता दिया होगा इसके बारे में आप लोगों को। तो ये बहुत ज्यादा तो कुछ खास इसमें दिख नहीं रहा है। हाँ, अब ये दिखा रहा है यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन ऑन केवीएस वेबसाइट। 5 दिसंबर 2022 10 बजे से शुरू होगा। ठीक है। और कब तक चलेगा, लास्ट डेट कब तक है, तो लास्ट डेट आपका है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर 2022 को क्या है, लास्ट डेट है। यानी कि कुल आपके लिए यहाँ पे ये भी दे दिया है कि कितने घंटे का समय केवीएस दे रहा है। तो 2359 घंटे का कुल समय आपको दिया जा रहा है। सबसे बड़ा चीज यहाँ भी सर आपको बताएंगे। जो मैं बता रहा था वो अच्छे से और बता पाएंगे कि इसमें क्या चीज है जो हिडन है। यहाँ पे जब भी डिटरमाइन डेट की बात हो रही थी, बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, हम्म। भैया हमारा 30 साल होने वाला है, हम्म। 2 महीने बाद हम कहीं अपर एज लिमिट क्रॉस ना कर दें। हाँ। ठीक है। तो भैया आप बता दो वो होगा हमसे कि नहीं होगा, कि हमको उसमें ट्राई किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। ये चीज सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे दी गई है 26/12। डिटरमाइंड डेट जो थी वो दी गई है 26/12/2022। इससे पहले होना चाहिए, लेकिन एक चीज यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो एज दी गई है, तो यहाँ पर जो आप लोगों में जब मेरिट लिस्ट तैयार होती है, तो वहां पे जो मैक्सिमम एज रहते हैं उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर दो बच्चों का सेम वो एज ग्रुप हो, सॉरी सेम मार्क्स हो और एज ग्रुप में थोड़ा सा डिफरेंस हो, एक थोड़ा सा ज्यादा जिसकी एज हो सके और एक तो कम एज है, तो अगर आपकी बेहतरीन बेहतरीन तैयारी है तो आप इसे फोकस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका इस बार लास्ट टाइम फॉर्म भर रहे हो, इसके बाद आपके फॉर्म भरने की एक डेट जो है वो नहीं रहेगी आपकी एज, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें फॉर्म भरिए, तैयारी अच्छे से करिए। क्योंकि अगर सेम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा अन्य बच्चों बच्चों की अपेक्षा, क्योंकि उनको भी पता रहता है कि ये भाई साहब जो आ रहे हैं इसके बाद इस फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इनको अगर बढ़िया जा रहे हैं तो इनको एंट्री यहाँ पे दे दी जाए। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। सर और आपने क्या क्या बता दिया है इसमें। इसमें एक और क्लियर कर दो। हम्म। इसमें एक और क्लियर कर दो। जो अभी नए नए हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं ना, हम्म। सबसे ज्यादा दिक्कत उनको ये होती है। बिल क्रीमी लेयर है, हाँ। नॉन क्रीमी लेयर है। इसमें आधों को तो पता ही नहीं चलता भाई क्रीमी लेयर में भरना है कि नॉन क्रीमी लेयर, यानी नॉन क्रीमी लेयर मतलब देखिए। जनरल। वो क्लियर कर दो। ठीक, ये 26/12 है ना, एक ऑप्शन लेके बता दो। 26/12 में क्या क्या मतलब, 26 को मैं 30 साल का हो गया। हम्म। ठीक है। हम्म। तो मेरी डेट कहाँ से, मेरी अगर मार्च में है, हम्म। ठीक है, तो इसमें क्या है 12, ये होगा मैं एप्लीकेबल हूँ कि मैं बाहर हो गया हूँ। देखिए, अगर आपका 30 मांग रहा है, ठीक है, तो अगर जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के 30 कर रहा है और 26/12 को आपको 30 साल पूरा हो जा रहा है, तो सबसे ज्यादा डाउट यहीं पे होता है कि क्या यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। अगर आपका 30 साल होने में अगर एक दिन का भी कम है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें, तो जैसा कि आपको सर ने पॉलिटी में पढ़ाया भी होगा बहुत अच्छे से, ओबीसी कैटेगरी के लिए दो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की सिस्टम चालू किया गया है। क्रीमी लेयर में कौन होता है और नॉन क्रीमी लेयर में कौन होता है, इसके बारे में बात करें, तो जैसे माने कि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी एक अच्छी खासी
सैलरी इनकम आनी शुरू हो रही है, आप आईएएस बन गए, तो अब आपके बच्चों को आरक्षण की आवश्यकता तो है नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, आपके बच्चों को उठा करके क्या किया जाएगा, साइड कर दिया जाएगा, और आपके बच्चों को फिर क्या होगा, आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को यहाँ पे डिपेंड को डिसाइड किया गया है और उनको दिया गया है, ठीक है। तो काफी बच्चे तो होते हैं अपना नॉन क्रीमी लेयर के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि काफी लोग अपने बच्चों को एडमिशन कराते नहीं, क्योंकि 8 लाख तक है आपका, अगर 8 लाख से ज्यादा हो रहा है तो फिर आप ओबीसी कैटेगरी होने के बावजूद आप जनरल कैटेगरी में चले जाओगे, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसी चीजें हो गई। और दूसरी बात ये होगा कि जैसा सर ने बताया कि अगर आपका 30 ईयर्स हो जा रहा है एज, अगर उसमें एक दिन भी कम है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, भले ही आप एग्जाम देते टाइम आपकी एज 30+ हो गया हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमने फॉर्म इस साल भरा 2022 में, पता चला पेपर 2027 में हो रहा है, अगले चुनाव से पहले, तो फिर क्या होगा। तब तो हो सकता है आप 3-4 साल क्रॉस कर चुके हो, लेकिन चूंकि आपने जब फॉर्म भरते समय आपका एज कम था, इसलिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका 1-2 दिन कम हो रहा है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी तो सब सर ने बता ही दिया है, तो फिर ठीक है सर, और कुछ बताना है आपको? नहीं, अब सब हो गया। ठीक है, फिर मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। हाँ जी। अरे जाने से पहले भाई बता दो हमारी फाउंडेशन क्लास के बारे में। हाँ जी, ये सब आपको बताना जरूरी है कि हमारी फाउंडेशन बैच सभी आ रही है। अब फाउंडेशन बैच के साथ शाम के टाइम पे आपकी जीएस की बैच आ रही है, जैसे पॉलिटी दुष्यंत सर पढ़ाते हैं 7 बजे से, 8 बजे से ज्योग्राफी क्लास मैं यानी गौरव मिश्रा लेता हूँ, और 9:30 से आपके राहुल रंजन सर हिस्ट्री क्लास लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी क्लास होती है। इसके अलावा मॉर्निंग में आप देखिए तो मॉर्निंग के टाइम पे आपकी रीजनिंग और हिंदी की भी आ रही है क्लासेस, ठीक है, जो कि उस सब्जेक्ट के टीचर्स के द्वारा ली जा रही है। इसके अलावा अगर आप एसएससी जीडी, कोई भी बच्चा फॉर्म भरा है, अगर एसएससी जीडी का मॉक देना चाहता है, तो एसएससी जीडी की मॉक रेगुलर 3 से 6 बजे तक आपकी रेगुलर चल रही है सभी सब्जेक्ट की। तो आप मॉक में ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि आप एक बेहतर प्रदर्शन करके आए, ठीक है। तो फिर जो कि, हाँ एक चीज और, सबसे बड़ी सूचना की जो फाउंडेशन क्लासेस चली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो बिल्कुल वही माहौल आपको यहाँ पे मिलेगा। आप एक बार वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।